नमस्कार सभी को चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी का जो टॉपिक है स्वतंत्रता लिबर्टी। ये टॉपिक आपके नेट पेपर का भी है और नेट में राजनीति विज्ञान के का भी है और टीजीटी पीजीटी का भी ये टॉपिक है। सिलेबस में स्वतंत्रता आपको पीजीटी के टॉपिक में भी दिखेगा और नेट के भी और टीजीटी के भी। तो आज हम लोग स्वतंत्रता टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ये स्वतंत्रता है क्या। तो ये एक क्या है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। अवधारणा क्या होता है? एक विचार होता है जो अमूर्त होता है, जो भौतिक नहीं होता, जो हमें दिखाई देता है। तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये राजनीति विज्ञान के संदर्भ में है स्वतंत्रता लिबर्टी। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, स्वतंत्रता को हम तो फ्रीडम भी कहते हैं। तो फ्रीडम और लिबर्टी ये दोनों, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें तो स्वतंत्रता को हम लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव। वहीं पर फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वच्छ जो व्यक्तिगत जीवन में जब हम चाहते हैं कि बंधन, पूरी तरह से बंधनों का क्या हो जाए? अभाव। बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव ये व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से क्या मिल जाए? स्वतंत्रता मिल जाए। जबकि लिबर्टी का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधों का अभाव, जो कि एक राजनीतिक संदर्भ में जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लिबर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं और राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही हम स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो लिबर्टी है ये किससे निकला हुआ शब्द है? ये लीबर, जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के किससे निकला हुआ है? लीबर से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। इसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। कहीं कहीं बुक में बंधनों का भी अभाव लिखा होता है। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है ऐसा, तो बंधनों का अभाव आप वहां पर मतलब टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर इसको हम एक्चुअल में देखें तो इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, तो यहाँ बुकों में लिखा रहता है, किताबों में बंधनों का अभाव भी लिखा होता है। तो आप वहां टिक मार सकते हैं, परीक्षा में आता है तो। खैर, इसका मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। ठीक, तो लीबर शब्द किससे निकला हुआ है? लैटिन भाषा के लीबर से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? प्रतिबंधों का अभाव। अच्छा, ये अवधारणा आई कब? क्या ये प्राचीन काल से ही थी? स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वे में एक मतलब पूरी अवधारणा के रूप में, सिद्धांत के रूप में ये आती है खास तौर पे 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी पर से इस पर काफी मतलब कई विचारकों, जैसे कि जब फ्रांस की क्रांति होती है तो वहां से भी ये स्वतंत्रता की मांग उठती है। और मतलब उसके बाद जॉन लॉक थे जो खास तौर पे इस पर स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तो बहुत सारे विचारक जो 17वीं शताब्दी के बाद आते हैं वो स्वतंत्रता पर काफी फोकस्ड करते हैं। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति का भी नारा रहा था। तो यहाँ पे स्वतंत्रता एक विचारों के रूप में एक एकदम सिस्टमैटिक रूप से अगर विकसित होती है तो वो कब से होती है? वो 17वीं शताब्दी से होती है। तो क्या मध्य युग में नहीं था? नहीं था, लेकिन हाँ, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पे धर्म के विरुद्ध, समाज में के विरुद्ध, यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रतिबंध धर्म के द्वारा लगाए जाते थे, तो लोग उससे स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, और बाद में क्या हुआ? राजतंत्र के विरुद्ध लोग स्वतंत्रता चाहने लगे कि हमें मतलब राजा हमें नियंत्रित ना करे। मतलब राजा हर व्यक्ति को अपने तरीके से नियंत्रित करता था, तो लोग उससे फिर स्वतंत्रता चाहने लगे। और
बाद में जब नया लोकतंत्र जैसी विचारधाराएं आई, तो वहां पर जो स्वतंत्रता है वो किस परिप्रेक्ष्य में था कि यहाँ पर बहुसंख्यक के विरुद्ध, मतलब बहुसंख्यक किसी हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। जैसे संख्या ज्यादा है और उन्होंने अपनी विचारधारा सब पर थोप दी, तो जो कुछ लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है उनकी भी स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो इस संदर्भ में आपका जो स्वतंत्रता है ये 17वीं शताब्दी में विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीबर शब्द से निकला है। यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है, नॉर्मल सा प्रश्न, कि किस भाषा से निकला है, तो लैटिन भाषा के या ग्रीक भी शब्द आ सकता है जिसमें लीबर शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है, प्रतिबंधों का अभाव होता है। चलिए अब इसमें कुछ हम परिभाषाओं को भी देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में परिभाषाएं भी आती हैं कि आखिर ये है क्या। तो क्या हर प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता है? नहीं, प्रत्येक प्रतिबंध का जो हम कहें कि हमारे ऊपर से सारे प्रतिबंध हट जाए, हम तो स्वतंत्र हैं। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब दूसरों की स्वतंत्रता बाधित हो और हम उस समय स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें हम अपना विकास कर सके संपूर्ण और दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न करे, वो क्या है, वही स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखिए जीन पाल सार्त्रे क्या कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। जीन पाल सार्त्रे की एक परिभाषा है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र होने के बाध्य, सभी मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है या फिर अभिशप्त है। ये कौन कहता है, ये जीन पाल सार्त्रे जो है ये कहते हैं कि सभी मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य हैं, सभी मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं। ठीक है, तो और एक डीडी मैकेंजी की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। ठीक है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अतार्किक प्रतिबंधों का देखिए इनकी परिभाषा को ध्यान से देखिएगा। मैकेंजी क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि कैसे प्रतिबंधों का अभाव है, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अब जैसे आपके जैसे घर में मना किया जाए किसी बच्चे को कि बाहर खेलने मत जाओ, ठीक है, सड़क पे खेलने मत जाओ या फिर ऐसी जगह पे मत जाओ जहां पे परेशानियां हो सकती हैं, तो वो जो प्रतिबंध है वो बच्चे के हित में है। ठीक है, तो वो बच्चे के हित में है, तो ये प्रतिबंध उचित है। अतार्किक प्रतिबंध का क्या मतलब है, जैसे बच्चा अपने मन से पढ़ना चाह रहा है या वो कुछ अपना विकास करना चाह रहा है, वो अपने मन से मतलब कोई कार्य ऐसा अपने विकास हेतु करना चाह रहा है, लेकिन उस पर क्या लगा है, प्रतिबंध लगा है, तो ये अतार्किक प्रतिबंध है। यानी कि जैसे महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए होते हैं, पहले बहुत सारे प्रतिबंध थे, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। अब शिक्षा ग्रहण न करना, वो उनकी स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगता था वो कैसा है, वो
अतार्किक है। तो ये इस अतार्किक प्रतिबंध को ही हटा देना क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। मतलब जिसका कोई तर्क ही नहीं है, जिसकी कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रतिबंध जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, जिनसे हमारा विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है, बाधित हो जाता है। तो ऐसे प्रतिबंधों को हटाना, यानी कि ऐसे प्रतिबंध कैसे होते हैं? अतार्किक होते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, बिना मतलब के होते हैं। ये जो है ये अतार्किक प्रतिबंध है। जैसे हम ब्रिटिशर्स से क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो इसका क्या मतलब था? उन्होंने हम पर कैसे प्रतिबंध लगाए थे? अतार्किक प्रतिबंध। यानी कि बहुत सारे ऐसी ऐसे कर टैक्सेस, जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारे किसानों पर टैक्सेस इस तरीके से लगाए थे जिस केवल अपने फायदे के लिए। उसमें बहुत मतलब भारतीयों को ध्यान में रखकर उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, केवल अपने फायदे के लिए प्रतिबंध लगाए थे, जो कि अतार्किक थे। तो केवल अपने फायदे के लिए, केवल अपने ग्रोथ के लिए बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दो, तो ये किस प्रकार का है? ये अतार्किक प्रतिबंध है। मतलब यही स्वतंत्रता का यही मतलब है राजनीति विज्ञान की भाषा में। जैसे हम मौलिक अधिकार को यदि देखें तो हमारे यहाँ 19 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन आप उसमें जब पढ़ेंगे तो वहां पे युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। युक्ति युक्त प्रतिबंध मतलब वो प्रतिबंध जो क्या है? तार्किक है, ठीक है। और जो अतार्किक प्रतिबंध है वो हटाए गए हैं। जैसे हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति मतलब हम अपने उसके लिए, सरकार के लिए, या हम अपनी बात रखने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। सबको, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही अपनी बात रख सकता है। समाज के सभी लोग, सभी नागरिक जो राष्ट्र में रह रहे हैं वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन वहां युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या है? ऐसी बातें न करें जिससे क्या फैले? नफरत फैले, जिससे द्वेष भावना फैले, या जिसको ऐसी आप अपनी जुबान से ऐसी बात कह दें कि हमें तो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप किसी को गाली गलौज दे रहे बिना मतलब के, या फिर आप उसको बहुत मुंह से ही बहुत प्रताड़ित कुछ ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं जैसे वो व्यक्ति बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, तो या किसी समुदाय को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी बातें क्या है? ये आपकी अभिव्यक्ति की जो आजादी की, अगर इस आधार पर अगर आप किसी को कुछ भी कह देते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, तो ये कैसा प्रतिबंध है? ये आपकी बातें अतार्किक हैं। तो इनकी प्रतिबंध को हम क्या करेंगे? इन पर हम लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है ये सभी को मिलनी चाहिए, केवल एक को नहीं बल्कि सभी को मिलनी चाहिए स्वतंत्रता। किसी एक की स्वतंत्रता से सभी की स्वतंत्रता क्या हो सकती है? बाधित हो सकती है। और एक अभी अब विचारक को देखेंगे, हॉबहाउस ने कहा है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि सब एक व्यक्ति का निरंकुश होना मतलब कि सबकी स्वतंत्रता बाधित होना है। अतः क्या होना चाहिए? अतः सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होने चाहिए और सबको कुछ ना कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होंगे तो सबको स्वतंत्रता स्वतः ही मिल जाएगी, ठीक है। तो तब व्यक्ति हम स्वतंत्र हैं कहां तक? जहां तक हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरों को बाधा पहुंचाने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, और यही राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता की अवधारणा कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जीनपाल सात्रे की परिभाषा है। ये कहते हैं कि सभी मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य हैं, अभिशप्त हैं, ठीक है। डीडी मैकेंजी की परिभाषा है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। स्वतंत्रता क्या है? सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि कैसे प्रतिबंधों का अभाव है? अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अतार्किक मतलब समझ गए, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे लोगों को बाधित किया जा रहा है, बिना मतलब के लोगों को हानि पहुंचाई जा रही है, तो ये अतार्किक प्रतिबंध है, ठीक है। चलिए आइए कुछ हम और परिभाषाओं को देखते हैं। देखिए जेएस मिल, जेएस मिल जेएस मिल कहते हैं सभी व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं। इनकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, सभी व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, ठीक है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एसे ऑन लिबर्टी, या इसे ऑन लिबर्टी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एसे ऑन लिबर्टी या ऑन लिबर्टी, जो कि
इसकी डेट भी याद रखिएगा, 1959 में प्रकाशित होती है ऑन लिबर्टी या ऐसे ऑन लिबर्टी, जिसमें ये महत्वपूर्ण विचारक है, स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक जेएस मिल, जिन्होंने 1959 में एक पुस्तक लिखी एसे ऑन लिबर्टी, जिसमें इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि बहुत जैसे सरकार में जैसे बहुत सारे लोग जो बातें कहते हैं, तो उसमें अगर कुछ अल्पसंख्यक लोगों की बातों को नेग्लेक्ट किया जाता है या फिर उनको दबाया जाता है या फिर उनके विकास को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो ऐसी स्वतंत्रता के ये विरोधी हैं कि इनका कहना है कि बहुसंख्यक की आड़ में अल्पसंख्यकों के हितों का मतलब वो ना हो, कोई नेग्लेक्ट, कोई ऐसा ना हो कि उनके हित बाधित हो, तो इसलिए सभी की अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि एक पागल और सनकी भी अगर कुछ कहता है तो उसको भी सुनना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति जो बात कह रहे हैं वो सच ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो बात कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना और सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। इसमें ऐसा नहीं कि नहीं बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं वो सच होगा और कुछ लोग जो कह रहे हैं उनको वो सच नहीं होगा। ऐसे जैसे हम लोग बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई बहुत बड़ा विद्वान या फिर कोई बहुत बड़े पंडित है, वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि तार्किक ना हो, ठीक है, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो केवल ये विश्वास करते हैं कि नहीं ये जो कहेंगे वो सही ही कहेंगे, और उसमें से मान लो कोई एक पढ़े लिखे बच्चे हो या फिर मान लो कुछ जो तर्क करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल कर लिए कि ये क्या होता है, आप ये गलत कह रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कुछ महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर दे या कोई और भी बात कह दें जो सही नहीं है, ठीक है, तो अगर किसी ने उस पर कह दिया कि नहीं आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये सही नहीं हो सकता, तो कुछ जो और महिलाएं जो उनके समर्थक है वो क्या कह देंगे, या फिर और लोग हैं, नहीं नहीं, क्योंकि वो उन पर विश्वास करते हैं तो उन्होंने उनका समर्थन कर लिया कि नहीं इन्होंने जो कहा वो सही कहा। अब यहाँ एक व्यक्ति जो सही कह रहा है उसकी बातें क्या हो गई, उसकी बातें दब गई, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता दब गई और वो सही बात भी दब गई वहीं पर। तो यही जेएस मिल कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी कोई बात कह रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे व्यक्तियों की आड़ में उस एक व्यक्ति की बात को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे को मिल रही है कुछ लोगों को नहीं, बहुत सारे जो कह रहे हैं वही सही है और कुछ जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जिस पक्ष में होते हैं वो सही नहीं होता है। जैसे पहले स्त्री शिक्षा के पक्ष में बहुत सारे लोग नहीं थे, सती प्रथा के पक्ष में बहुत सारे लोग थे, तो क्या सती प्रथा सही थी? कुछ लोग जिसमें राजा राम मोहन राय या कुछ लोग कहते थे कि नहीं सती प्रथा गलत है, उसके बारे में वो अपने विचारों को प्रकट करते थे। अगर उनके विचारों को दबा दिया जाता क्योंकि उनकी संख्या कम थी, तो क्या सती प्रथा खत्म हो पाती? ऐसे बहुत सारे समाज में बुराइयां रही जो पनपी और कुछ लोगों के कारण वो हट गई, यानी कि वो क्या थी, वो उनको हटाना जरूरी था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के कारण ही पॉसिबल हो सकता है। इसमें सभी की बातें यानी कम लोग भी जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो या फिर उसमें कुछ भी सच्चाई है, तर्क है, तो उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा कौन कहता है? ऐसे जेएस मिल कहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बारे में इनके डीडी मैकेंजी की परिभाषा जेएस मिल की हो गई। हॉब हाउस की मैंने बताया कि हॉब हाउस क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति का निरंकुश होना सभी की स्वतंत्रता को बाधित करता है, अतः कुछ को क्या होना चाहिए, कुछ पर सब पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए और सब पर कुछ स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सकारात्मक हॉब हाउस ने, देखिए हॉब हाउस ने सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए प्रभावी संकल्पना का प्रयोग किया। ठीक है, प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया, प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का
प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया। देखिए, हॉब हाउस अगर यहाँ पे परिभाषा हो जाए, अगर इनकी परिभाषा आ जाए तो इन्होंने क्या कहा है, इसको भी याद रखिएगा। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसको जन्म देती है? निरंकुशता को। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसको जन्म देती है? निरंकुशता को जन्म देती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि सभी पर कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे और सभी को कुछ स्वतंत्रता देनी होगी। सभी पर कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे और सभी को कुछ स्वतंत्रता देनी होगी। तभी क्या होगा? तभी सही मायने में स्वतंत्रता सरवाइव करेगी। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा हॉब हाउस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हाँ महत्वपूर्ण परिभाषा है सीले की। सीले की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, और ये सारी परिभाषाएं भी आप याद रखिएगा, अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसमें देखिए सीले की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, अति शासन का विलोम ही स्वतंत्रता है। अति शासन का विलोम ही स्वतंत्रता। हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कानूनों की चुप्पी, स्वतंत्रता को किस रूप में परिभाषित किया है? कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित किया है। हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित किया है, और ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक है। लॉक भी प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक है। अभी हम जस्ट आएंगे उसी पर, स्वतंत्रता के स्वरूप पर आएंगे और स्वतंत्रता के प्रकार पर आएंगे कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं और स्वतंत्रता के कितने रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता के कितने रूप होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता और एक नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या होती है सकारात्मक स्वतंत्रता और क्या होती है नकारात्मक स्वतंत्रता? यहाँ से प्रश्न भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपकी परिभाषाएं आती हैं स्वतंत्रता में, उसके बाद प्रकार से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वरूप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं स्वतंत्रता के रूप। पहले इससे पहले हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्वतंत्रता किस शब्द से निकला है? लीबर से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, और कैसे प्रतिबंध? जो कि अतार्किक है। ये किसने दी ये परिभाषा? डीडी मैकेंजी ने दी। अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जीन पाल सार्त्रे ने क्या कहा? सभी व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए क्या है? बाध्य है या अभिशप्त है। ठीक, और जेएस मिल ने क्या कहा? व्यक्ति अपने स्वयं के मन और मस्तिष्क का क्या है? स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पर जेएस मिल ऑन लिबर्टी 1959 में इनकी पुस्तक आती है। ठीक, उसके अलावा हॉब हाउस ने क्या कहा कि यहाँ पर ये सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, प्रभावी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए? सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए। यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर
सीले ने क्या कहा, अतिशासन का विलोम ही क्या है, स्वतंत्रता है। हॉब्स ने क्या कहा, कानूनों की चुप्पी ही क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के रूप। स्वतंत्रता के रूप, स्वतंत्रता के रूप। ठीक है, स्वतंत्रता के कितने रूप हैं, स्वतंत्रता के 2 रूप हैं। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। पहले तो ये समझ लेते हैं ये है क्या, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। देखिए, स्वतंत्रता से संबंधित जैसे 2 ग्रुप को अगर हम बांटे, तो एक तो जो समर्थक है नकारात्मक स्वतंत्रता का, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधों का अभाव की बात की जाती है, पूरी तरह से प्रतिबंधों के अभाव की बात की जाती है, प्रतिबंधों के अभाव की बात की जाती है। इसे प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसे औपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, औपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं, प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसमें प्रतिबंधों का अभाव होता है। अगर हम कहें तो इसके समर्थक विचारधाराएं कौन सी है, इसकी समर्थक विचारधाराएं हैं जैसे उदारवाद, उदारवाद। ठीक, उदारवादी जो हैं वो किस के समर्थक हैं, कैसी स्वतंत्रता के समर्थक हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि राज्य व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध लगाए। राज्य का काम क्या है, राज्य का काम केवल व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। परंपरागत जो उदारवादी है, यहाँ पे हम उदारवाद परंपरागत, जो परंपरागत उदारवादी हैं या जो शास्त्रीय, जिन्हें हम शास्त्रीय उदारवादी भी कहते हैं, जो शास्त्रीय उदारवादी हैं या जो परंपरागत उदारवादी हैं, इनका मानना क्या है कि राज्य को कम से कम प्रतिबंध लगाने चाहिए व्यक्ति पर। व्यक्ति को उनके केवल 2 ही 3 काम है, केवल सुरक्षा प्रदान करना और एक मतलब रात्रि प्रहरी राज्य की तरह ये संदर्भित करते हैं किसे, राज्य को। और ये कहते हैं कि ज्यादा व्यक्ति योग्यता पर बल देते हैं कि जो व्यक्ति जितना योग्य होगा वो अपनी स्वतंत्रता को स्वयं तय कर लेगा। तो योग्य व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जैसे हर व्यक्ति जो जितना ज्यादा अपने को डेवलप कर सकता है तो वो आगे बढ़ जाएगा और जो नहीं डेवलप कर सकता वो नहीं, वो पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति को योग्यता को साबित करने के लिए अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो योग्यता के लिए उसे अवसर देने चाहिए और जो जितना बढ़ जाए वो बढ़ जाए। ठीक है, बाकी जो पीछे गया वो ठीक है, वो क्योंकि उसके अंदर वो योग्यता ही नहीं थी, लेकिन हाँ उसे वो अवसर मिलना चाहिए। ये कौन कहता है, ये उदारवादी कहते हैं। ये हस्तक्षेप पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे इनका कहना है कि आर्थिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, जो जितना मतलब अच्छा बनाएगा प्रोडक्ट उसका उतना अच्छा प्रोडक्ट बिकेगा, तो यहाँ पे राज्य को इन सब पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो यहाँ सारे चीजों पर मतलब कम से कम प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। इनका एक व्यक्तिवादी या उदारवादियों का एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। मतलब राज्य आवश्यक तो है लेकिन वो क्या है, एक बुराई है। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता को नकारात्मक, ऐसी स्वतंत्रता को जिसमें राज्य कम से कम प्रतिबंध लगाते हों, ऐसी स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कही जाती है। ठीक है, तो इससे आप परेशान ना होइएगा। नकारात्मक का मतलब होता है जहां पे राज्य कम से कम प्रतिबंधों को लगाए, यानी कि जहां व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा आजादी मिले, ऐसी स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके समर्थक विचारक कौन कौन से हैं, शास्त्रीय या परंपरागत विचारक हैं। ठीक है, इसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण है जॉन लॉक, जेएस मील, डी टॉकविले
डी टॉकविले, एडम स्मिथ, रिकार्डो। यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन कौन से हैं। तो जॉन लॉक हैं, जे.एस. मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं और डी टॉकविले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्टन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, रिकॉर्डो है, एक्टन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। ये सब कौन से उदारवादी हैं? ये सब शास्त्रीय उदारवादी हैं, नकारात्मक उदारवादी हैं। उदारवाद को हम नकारात्मक उदारवाद, एक तो जो परंपरागत था, जो पहले का था, उसको हम रखते हैं, और वर्तमान समय में जो नकारात्मक उदारवादी हैं उनको हम इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद में रखते हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद के भी दो स्वरूप हैं, एक तो प्राचीन और एक जो आज वर्तमान संदर्भ में है, यानी कि आज के समकालीन संदर्भ में है, जिसे हम स्वेच्छा तंत्रवादी कहते हैं, जिसे हम स्वेच्छा तंत्रवादी, स्वेच्छा तंत्रवाद या स्वेच्छा तंत्रवादी कहते हैं। ये वर्तमान समय के जो विचारक हैं, जैसे आइजा बर्लिन हो गए, ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक हो गए, हेयक हो गए, ये सारे विचारक इसमें आते हैं। जैसे रॉबर्ट नॉजिक हो गए, आइजिया बर्लिन हो गए, नॉजिक हो गए, बर्लिन हो गए, हेयक हो गए, ये सारे विचारक किसमें आते हैं? स्वेच्छा तंत्रवादी में आते हैं। ठीक है, फ्रीडमैन हो गए, इनके नाम याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछे नकारात्मक उदारवादी के समर्थक विचारक में, तो ये सारे विचारक जो हैं वो क्या है? नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। परंपरागत, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कौन सा है? परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद, और दूसरा कौन सा है? समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद, इसे हम समकालीन में स्वेच्छा तंत्रवादी जो है, ये समकालीन उदारवाद के है। ठीक है, तो अब प्राचीन में अगर हम देखें तो इनका जॉन लॉक का नाम, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, रिकार्डो और डी टॉकविले, एक्टन, इनके नाम को याद रखिएगा। इसके अलावा समकालीन उदारवादी, समकालीन नकारात्मक उदारवादी की अगर बात करें तो कौन है? स्वेच्छा तंत्रवादी, जिसमें कौन है? रॉबर्ट नॉजिक है, हेयक है, फ्रीडमैन है, बर्लिन है। तो इनके नाम याद रखिएगा। अब इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक एक विचारक को पढ़ेंगे। नकारात्मक जो परंपरागत शास्त्रीय जो विचारक हैं उदारवादी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहते क्या है स्वतंत्रता के बारे में। तो एक एक सारे विचारक को पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा और भी जो नए विचारक हैं, जैसे एरिक फॉर्म, ये क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में। यहाँ से भी नेट वगैरह में वहां से भी प्रश्न आते हैं, और नॉर्मली टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न आते हैं वो समर्थक विचारक पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कौन कौन से विचारक हैं। अब देखिए, एक तो हो गया आपका नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। कौन है इसके समर्थक? तो इसके समर्थक हैं नकारात्मक, परंपरागत नकारात्मक उदारवादी, यानी शास्त्रीय उदारवाद। तो शास्त्रीय उदारवाद के हैं, और समकालीन नकारात्मक उदारवादी यानी कि स्वेच्छा तंत्रवादी, जो कि कौन है? रॉबर्ट नॉजिक है, फ्रीडमैन है, बर्लिन है या हेयक है। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई नकारात्मक उदारवाद का, एक प्राचीन शास्त्रीय और एक क्या हो गया? एक हो गया आपका समकालीन। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी में ये स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या कहते हैं, इनको हमने देख लिया। अब आ गए हम किस पर? सकारात्मक उदारवादी। अब सकारात्मक उदारवाद किससे संबंधित है? तो सकारात्मक उदारवाद में खास तौर पे समर्थक है टी.एच. ग्रीन के, समर्थक हैं टी.एच. ग्रीन। डिलीट हो गया क्या? इसके समर्थक हैं
टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन सकारात्मक उदारवादी हैं और इनका क्या मानना है, ये कलर शायद कम दिख रहा है क्या, कलर कम दिख रहा है, ठीक है येलो ही ठीक है, ठीक है। ये टीएच ग्रीन है सकारात्मक उदारवादी। ये सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अच्छा, ये सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये किस स्वतंत्रता की बात करते हैं? ये राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है। ये राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये कम से कम राज्य का हस्तक्षेप चाहते हैं, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं? ये सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पे खास तौर पे आर्थिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का यहाँ आशय है कि यहाँ पे लोगों को योग्य तो है, ठीक है, लेकिन उनको योग्य होने के लिए भी क्या बनाया जाए, उनको वो अवसर दिया जाए जिससे कि वो योग्य बन सके। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि जो योग्य है वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि राज्य योग्य बनाने के लिए भी क्या प्रदान करे, अवसर प्रदान करे। और इसी जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे जो आरक्षण वगैरह जो दिए जाते हैं, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिए गए, पिछड़े वर्ग को या फिर एससी एसटी को, तो इसका क्या ये इसी में आता है। इसका मतलब है उनको सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई, यानी कि कुछ कारण जो परिस्थितियां थी जिसके कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए अब उनको कुछ ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाए जिससे कि वो योग्य बन सके, ठीक है। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अक्सर ये कहा जाता है कि स्त्रियां क्या है वो पीछे ही रह जाती हैं, पुरुष आगे हो जाते हैं क्योंकि वो योग्य है, वो आगे बढ़ गए। लेकिन स्त्रियों को अगर ध्यान दिया जाए तो उनको कभी वो अवसर, योग्य बनने का अवसर ही तो नहीं दिया गया, कभी उनको चार दीवारी में बंद कर दिया गया, वो अंदर का ही काम करते रह गए। तो वो कभी जब उन्होंने शिक्षा ही नहीं ग्रहण किया तो वो योग्य कैसे बन सकती हैं? तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो योग्य है वो आगे बढ़ जाए, तो पुरुष योग्य है आगे बढ़ जाए, स्त्रियां पीछे है तो पीछे ही रह गई क्योंकि उनको तो वो अवसर ही नहीं मिला। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण उनको वो अवसर ही नहीं मिला योग्य बनने का। अब यहाँ पे योग्य बनने का उन्हें अवसर दिया जाएगा, उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे कि वो क्या बन सके, उन्हें वो योग्य बन सके, उन्हें वो अवसर दिया जाएगा। यहाँ तो वो अवसर ही नहीं मिला उन्हें, ठीक है। जो योग्य थे उन्होंने खुद अवसर ढूंढ के वो चले गए, तो यहाँ उनको वो अवसर दिए जाएंगे जिसके कारण वो अपना डेवलपमेंट कर सके। जैसे शिक्षा का अवसर उन्हें दिया जाएगा जिससे कि वो योग्य बनने के काबिल हो सके, और उनको भी दिया जाएगा और बाकियों को भी दिया जाएगा जिससे कि वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे और आर्थिक में क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता में भी मतलब इतनी स्वतंत्रता, लोगों को इतना तो बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो सके, इतनी आर्थिक सहायता तो उनको मिलनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो या मतलब बहुत ज्यादा वो कैसा भी हो, लेकिन हर व्यक्ति का हर व्यक्ति का ये अधिकार होता है, हर व्यक्ति की ये स्वतंत्रता होती है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। इसमें लास्की भी इसके समर्थक विचारक हम कह सकते हैं, लास्की को भी, क्योंकि लास्की का एक कोटेशन है कि यदि हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें केक खाने का अधिकार नहीं है, ठीक है, या हमारे अगर बगल में झोपड़ी है तो हमें बहुत 4 मंजिले में रहने का अधिकार नहीं है। अर्थात हमें उतने, अगर उस 2 मंजिल में कोई और मतलब रह सकता है उसको भी हम दे दे अवसर, यानी कि हम कम से कम में सभी की बेसिक नीड्स को ध्यान में रखा जाए। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति के पास सारा धन आ जाए, एक ही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर ले, ऐसा हो समाज में, इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे सभी को मिल सके। और इसमें खास तौर पे अब आप समझ गए होंगे, जो समाजवादी विचारक हैं, जैसे मार्क्सवादी विचारक हैं, समाजवादी विचारक हैं, और सकारात्मक उदारवादी जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं वो इसके समर्थक हैं। जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा होता है जिसमें यदि सभी नागरिकों को कोई समस्या है तो उनको भी वो उपलब्ध कराता है। जैसे हम देखते हैं कुछ योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, जिसमें कि गरीबों को कुछ राशन कार्ड के द्वारा राशन दिए गए, बहुत समय से चला आ रहा है, तो वो
वो कौन करता है? लोक कल्याणकारी राज्य करते हैं। हर व्यक्ति तो कमा सकता है, हर व्यक्ति तो कर सकता है, लेकिन हाँ, बुजुर्ग जो कि असहाय है उनको पेंशन देना, जैसे कि यदि कोई बहुत ज्यादा जैसे अभी कोविड का ही आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोविड के समय में जो मतलब कि जो बहुत गरीब थे, जो बहुत वो थे, तो उनको राज्य द्वारा जो सहायता प्रदान की गई, तो ये कैसे राज्य में सहायता प्रदान की जाती है? लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे राज्य में क्या होता है? ऐसे राज्य आपको ये सब नहीं करेंगे, उनका काम केवल सुरक्षा प्रदान करना है, उनका काम केवल आपके विकास ग्रोथ के लिए सड़क बनाना है, सार्वजनिक कार्य करने हैं। उसके बाद आप खुद सरवाइव करिए। यहाँ इनका मानना है कि व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति अपने आप में इतना निर्भर होता है कि वो खुद कर सकता है। यहाँ पे व्यक्ति पर फोकस किया जाता है कि व्यक्ति ही अपना मतलब वो ही अपने लिए जिम्मेदार है कि वो अपना ग्रोथ कैसे करता है। राज्य को केवल उसे क्या उपलब्ध कराना है? राज्य को उसको सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा देनी, बाकी राज्य का कोई काम नहीं है, कोई इंटरफेयर यहाँ पे राज्य को नहीं करना। लेकिन यहाँ पे राज्य इंटरफेयर करेगा किस मामले में? सकारात्मक मामले में। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य, तो ये किसके समर्थक है? ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? लास्की है, पैनी है, किन्स है, हॉब हाउस है। इसके विचारक, समर्थक विचारक में आप लिख सकते हैं हॉब हाउस, पैनी, किन्स। अब इसमें कौन कौन से विचारधाराएं हैं जो इसका समर्थन करती हैं? तो इसमें एक तो सकारात्मक उदारवादी हैं जो इसका समर्थन करते हैं। इसमें सकारात्मक अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, सकारात्मक स्वतंत्रता, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम तात्विक स्वतंत्रता, और किस नाम से जानते हैं? अनौपचारिक स्वतंत्रता। अब इसके समर्थक विचारधाराएं, इससे संबंधित कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जो इसका समर्थन करती हैं? तो सबसे पहली जो विचारधारा है वो कौन सी है? सकारात्मक उदारवाद। देखिए, हम लोग एक ये उदारवाद एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, उसको हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो ये स्वतंत्रता के भी समर्थक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, व्यक्ति पर केंद्रित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाते हैं। उसमें उदारवाद भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो स्टार्टिंग में उदारवाद आया तो वो नकारात्मक उदारवाद था, जिसमें राज्य को कम से कम इंटरफेयर करने की बात की गई थी, जिसमें जॉन लॉक, जेएस मिल वगैरह शामिल थे। बाद में क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां आ गई तो उसके सुधार के लिए ये भी स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन ये सकारात्मक उदारवादी हुए, जिन्होंने कहा कि नहीं, राज्य ऐसी जगहों पे हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें व्यक्ति का ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सकारात्मक उदारवादी जैसे टीएच ग्रीन हो गए, हॉब हाउस हो गए, ये सब किसके समर्थक है? सकारात्मक उदारवाद के समर्थक है। दूसरी जो विचारधारा है वो कौन सी विचारधारा है? तो आदर्शवादी। आदर्शवादी जो विचारधारा है वो भी किसके समर्थक है? वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता की समर्थक है, जिसमें कौन कौन से विचारक आ जाते हैं? कांट आ जाते हैं, ग्रीन आ जाते हैं, हीगल, कांट, ग्रीन, हीगल, प्लेटो, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके? प्लेटो, अरस्तु, ये सब सकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे विचारक है? आदर्शवादी। तीसरा कौन सा ग्रुप है जो इसको मानता है सकारात्मक उदारवाद को? तो मार्क्सवादी और नो मार्क्सवाद। मार्क्सवाद और नो मार्क्सवादी जो हैं वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जिसमें वो राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं, जिसमें ये मानते हैं कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जो आवश्यकताएं हैं आर्थिक संदर्भ में, राज्य को वो कम से कम सभी को इतनी सुविधा तो मिलनी चाहिए जिसमें कि उनका कम से कम बेसिक कपड़ा या फिर खाना, भोजन वो सब उनको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक नीड्स की बात करते हैं। ठीक है, कौन? सकारात्मक उदारवादी या जो। ठीक, तो ये तो हो गया आपका
हाँ, इसमें समतावादी भी विचारक आते हैं, जैसे जॉन रॉल्स हैं, मैकफर्सन हैं। इसमें समतावादी विचारक भी आते हैं। समतावादी विचारधारा। समतावादी विचारधारा, इसके समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक हैं जॉन रॉल्स, मैकफर्सन। जॉन रॉल्स है, मैकफर्सन है, डुरोकिन है। डुरोकिन है, ये सब समतावादी विचारधारा के समर्थक हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन भी इसी के तहत आते हैं। अमर्त्य सेन भी इसके तहत आते हैं। ठीक है, तो एक कौन हो गए आपके, दो कैटेगरी, दो रूप हो गए स्वतंत्रता के समर्थकों में। एक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक, जिसे हम औपचारिक प्रक्रियात्मक भी कहते हैं, जिसमें उदारवादी विचारधारा उसके समर्थक है। ठीक है, जो कि शास्त्रीय उदारवादी धारा इसके समर्थक है। उसके बाद आपकी जो समकालीन नकारात्मक उदारवादी, जिसे स्वेच्छातंत्रवादी कहते हैं, वो उसके समर्थक हैं। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक उदारवादी के जो समर्थक विचारधाराएं हैं या उससे संबंधित जो विचारधाराएं हैं जो इसका समर्थन करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो एक सकारात्मक उदारवादी हैं, और कौन है? आदर्शवादी हैं, और मार्क्सवादी हैं, और फिर समतावादी हैं। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसके समर्थक कौन कौन से विचारक है? सकारात्मक स्वतंत्रता के और नकारात्मक स्वतंत्रता के। ये दोनों होते क्या हैं? यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें कि ये और भी क्वेश्चन किसी को पूछने होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप सभी लोग इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम उसका समाधान कर देंगे। ठीक है, और अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक, स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं? स्वतंत्रता के प्रकार इसमें है प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, और एक है घरेलू स्वतंत्रता। ये घरेलू स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कौन है? हॉब हाउस है। इनकी एक पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। इनकी एक पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1928 में ऑफ हाउस ने घरेलू स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है, इसी प्रकार से प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? हॉब्स हैं, लॉक हैं। ये क्या कहते हैं कि जो प्रकृति ने जो व्यक्ति को प्रोवाइड किया, जैसे जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता, इन सब के समर्थक है। इस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है, राज्य इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसमें लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए था। यदि हम देखें तो जब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, और इसे मतलब कि हमें इसे प्राकृतिक अधिकार के रूप में दिया गया था, जिसमें कोई भी कहीं भी अपनी संपत्ति को ले सकता था। पहले जमीन लोग खरीदते नहीं थे, पहले जमीन लोग जो जितना प्रयोग कर सकता था वो उतना जमीन प्रयोग कर लेता था। तो ये किस प्रकार की स्वतंत्रता थी? एक तरीके से ये प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, लेकिन जब समस्याओं
समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो राज्य ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है इसमें ये लॉक, इसके समर्थक विचारक कौन कौन है? हॉब्स है, लॉक है। इनका मानना क्या है कि इस पर राज्य का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो चीजें व्यक्ति को दी हैं उस पर व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है। तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। इसी प्रकार से नैतिक स्वतंत्रता, इसके समर्थक कौन है? जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, ये सब क्या मानते हैं कि व्यक्ति को नैतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जिससे व्यक्ति जो नैतिक रूप से चाहता है वो कर सके, वो ऐसे कार्य करने के लिए बाधित न हो जो वो नैतिक रूप से नहीं चाहते। जैसे अगर एक गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब है, वो नैतिक रूप से कभी चोरी नहीं करना चाहता, नैतिक रूप से कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे कि उसकी नैतिक स्वतंत्रता का हनन हो, लेकिन उस पर उसके लिए कुछ ऐसी चीजें बाध्य वो हो गया, जैसे उसे भोजन चुराना पड़ा। तो राज्य को इस प्रकार की व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे नैतिक रूप से लोग क्या हो सके? स्वतंत्र हो सके। जैसे आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते, हम कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे माहौल हो जाते हैं जिससे हम वो करने के लिए बहुत बाध्य हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है? नैतिक स्वतंत्रता होती है। उसी प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें, एक तो हम जानते हैं कि हमें अपनी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार होता है, मतदान देने का अधिकार होता है। एक तो इस प्रकार की हो गई स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता क्या हो गई? हम शासन में खुद भागीदारी करें, ये स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने उनको राजनीतिक अधिकार के तहत मतदान देने का अधिकार हो गया, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, हमें शासन में भागीदारी करने का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये, लेकिन हमें ये प्राप्त कहाँ पर होता है? किस जगह पे? जहाँ पे लोकतंत्र हो। हमें लोकतंत्र में ही ये राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो इसको हम दो भागों में देख सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता को एक तो पूंजीवादी या उदारवादी, इन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया है, और दूसरे समाजवादियों ने इसे अपने तरीके से डिफाइन किया है, अपने अपने तरीके से। इनका मानना है, जैसे कि आपने नकारात्मक और सकारात्मक में देखा, ठीक उसी प्रकार से इनका आर्थिक स्वतंत्रता में दो प्रकार के विचारधाराएं हैं। एक जो कि हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती, वो चाहती योग्यता के हिसाब से उन्हें अवसर प्रदान किए जाए, जो जितना योग्य है वो उतना कमाए, वो उतना रखे, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। जॉन लॉक वगैरह इसके बहुत समर्थक है। समाजवादी क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें सबके बेसिक नीड्स को ध्यान में रखा जाए और सभी को कुछ ना कुछ ऐसे वर्क दिए जाएं जिससे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो ये कैसी स्वतंत्रताएं हैं? ये आर्थिक स्वतंत्रताएं हैं। तो ठीक है, अगली क्लास में हम इनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम लोग और विचारक, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक, और इम्पोर्टेंट शब्दावली इससे संबंधित, कौन सी किताबें हैं इससे संबंधित, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।